ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था वृद्धि और विकास के निर्देशक, उसमें अभी तक हमने सीखा कि वृद्धि और विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विकास के निर्देशक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि निर्देशक जो होता है उसको हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि विकास के जो निर्देशक है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो निर्देशक होते हैं उससे हम क्या जान सकते हैं, जैसे देश में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कितनी तेजी से हुआ है, देश में आर्थिक विकास का स्तर कितना है, यह जानने और उसको मापने के लिए कुछ तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे तत्वों या बातों को आर्थिक विकास के निर्देशक, मापदंड या कक्षा के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि विकास के जो निर्देशक होते हैं बच्चे, उनसे हम लोग ये जान सकते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितनी तेजी से हुआ है ना, देश में आर्थिक विकास का स्तर कितना है। ये सब को जानने के लिए हम विकास के निर्देशक को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास आर्थिक विकास के जो निर्देशक है वो टोटल 4 है। ठीक है, ये 4 ऐसे निर्देशक है जिनके द्वारा हम लोग ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, तीसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक जिसको PQLI भी कहते हैं, और चौथा है मानव विकास अंक जिसको HDI बोलते हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या होता है। तो इस निर्देशक के अनुसार यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल तक निरंतर वृद्धि हो रही हो तो आर्थिक विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ता रहे लंबे समय तक, तो हम बोल सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बढ़ी तो विकास दर ऊंचा माना जाता है, यदि राष्ट्रीय आय नीची दर से बढ़ी तो विकास दर नीची मानी जाती है। कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो अगर तेजी से है तो उसको हम विकास दर ऊंचा मानेंगे, अगर राष्ट्रीय आय नीची दर से बढ़ रहा है तो विकास दर नीचा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में आय की वृद्धि दर। तो जो प्रति व्यक्ति आय होता है बच्चे, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि प्रति व्यक्ति आय अर्थात औसत प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त हो तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब किसी भी देश की कुल आय को, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने से जो औसत आय प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार यह जो निर्देशक है देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना पड़ता है। कहने का मतलब है जब भी हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय आय निर्देशक की तुलना में अधिक अच्छा होता है, जो राष्ट्रीय आय है उससे भी ज्यादा अच्छा क्या होता है बच्चे, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है तो मान लेते हैं कि किसी एक शहर की जनसंख्या या एक शहर की आय टोटल मान लेते हैं 10,000 है। ठीक है, एक शहर की जो आय है वो कितना है, 10,000। तो ये जो 10,000 है इसको अगर हम वहां की जनसंख्या, मान लो वहां की जनसंख्या है 1000, अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, है ना, उस शहर की जनसंख्या कितना है बच्चे, 1000। तो 10,000 वहां की आय है और 1000 जनसंख्या है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब वहां की प्रति व्यक्ति आय जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक। ठीक है, जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता अंक होता है वो समझने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं बच्चे कि जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक सर्वे हुआ था, विश्व बैंक का आर्थिक सर्वे हुआ है 2015 में। ठीक है,
2015 में एक सर्वे हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर पूछा जाए कि भारत 2015-16 का सर्वे, ठीक है, ये लेटेस्ट 15-16 का सर्वे विश्व बैंक का, उसमें अगर पूछे आपसे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 5,497, कितने हैं बच्चे, 5,497 ये अमेरिकन डॉलर में मापा जाता है, ठीक है, इतना डॉलर है हमारे देश की प्रति व्यक्ति है 5,497, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आप बताएंगे 5,497, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक। जो नेक्स्ट निर्देशक है वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो मानव जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो विविध वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग स्तर पर आधारित है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता मापने के लिए क्या करते हैं बच्चे, जैसे आपको पता है किसी भी व्यक्ति की जो जीवन है, जीवन को चलाने के लिए जो वस्तु या सेवाएं का उपयोग किया जाता है, उसी के आधार पर हम लोग जीवन की भौतिक गुणवत्ता को मापते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आते हैं, जैसे उपयोग में लिया गया भोजन, जैसे आपको पता है कि भोजन जरूरी है, ईंधन है ना। उसके बाद है उपयोग में ली गई टिकाऊ एवं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और थर्ड है उपयोग में ली गई सेवाएं। ये तीनों को मिलाकर हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता मापते हैं। अब इसमें एक आता है टॉपिक कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है उसमें कौन कौन से ऐसे बातें हैं जो समाहित होती है। तो यहाँ पे दिया है बच्चे कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है उसमें निम्नलिखित रूप से निम्न बातों का समावेश होता है। सबसे पहली जो बात है वो भोजन है, ठीक है। भोजन जो होता है वो कैलोरी में होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सेवाएं, मतलब जनसंख्या पर प्रति डॉक्टर का अनुपात कितना है। अब मान लें अगर आप अपने देश की बात करें तो एक डॉक्टर पे कितनी जनसंख्या है वो डिपेंड करता है स्वास्थ्य की सेवाएं के ऊपर। अगर आप विदेश में चले जाओ तो एक डॉक्टर के ऊपर 50-100 ऐसे मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो वहाँ का स्वास्थ्य सेवाएं क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक डॉक्टर के ऊपर अगर 2-4 हजार अगर ऐसे मरीज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है ना। नेक्स्ट है आवास एवं कपड़े। इसके अंदर हम क्या ध्यान में रखते हैं कि जो लोग घरों में रहते हैं तो उनके कमरों की संख्या कितना है, प्रति कमरा औसत व्यक्ति कितने रहते, कमरे में कितने लोग रहते, इसको ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। तो जब ये जीवन की भौतिक गुणवत्ता मापना होता है तो ये सारी बातें को ध्यान में रखते। शिक्षा एवं मनोरंजन। शिक्षा एवं मनोरंजन में क्या है कि कितने प्रतिशत आबादी को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है ना। और मनोरंजन के लिए क्या देखेंगे कि कितने लोगों के घरों में टीवी है, थिएटर है, ठीक है। परिवहन एवं सूचना प्रसारण सेवाएं, प्रति आबादी सड़क कितने, रेलवे की लंबाई, टेलीफोन की संख्या, ये सारे परिवहन एवं सूचना प्रसारण के अंतर्गत आता है। ऊर्जा शक्ति के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग, एक व्यक्ति कितने ऊर्जा का उपयोग करता है वो इसके अंदर हम ध्यान में रखते हैं। देश की जनसंख्या को प्राप्त पीने का शुद्ध पानी, अभी जिसे आपको पता होगा कभी हमारे देश में इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है ना, शुद्ध पानी पीने का, ठीक है। तो इसमें जीवन की भौतिक गुणवत्ता में हम ये भी देखते हैं कि जो गुणवत्ता है पीने का शुद्ध पानी, तो देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या को शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है। नेक्स्ट है औसत आयु। औसत आयु का मतलब होता है कि हमारे देश में लोगों की जो जीवन जीने की जो आयु है वो कितना है। जैसे हमारे देश में 68 ईयर्स मेजरमेंट किया गया कि हमारे देश में 68 ईयर्स तक औसतन आयु मापा गया है। उसी तरीके से बाल मृत्यु का अनुपात मापते हैं ना। फिर है ड्रेनेज और गटर की सुविधाएं। तो अगर ये सारे उपरोक्त 10 बातें में अगर सुधार हो रहा है तो देश में मानव जीवन की गुणवत्ता सुधरी ऐसा माना जाता है। अगर ये 10 चीजें जिस भी देश का अगर अच्छा हो बच्चे तो समझ जाना उस देश की गुणवत्ता सुधरी है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट से हम लोग क्या मापते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता माप सकते किसी भी देश का। ओके, तो आज के लिए इतने रखते, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू।